हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। और आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल व्हेन बाउंड्री कंडीशंस आर गिवन। तो इस यूनिट का ये पहला टॉपिक है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक का एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हमारा इस टॉपिक का सेकंड लेक्चर है और इस यूनिट का भी सेकंड लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मेथड को। तो मेथड है हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जिसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट टाइप के व्हेन बाउंड्री कंडीशंस आर नॉट गिवन, यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं है तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, ये हम पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। और आज के लेक्चर में यानी कि सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हेन बाउंड्री कंडीशंस आर गिवन। देखिए, अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 को अच्छे से समझ लिया है, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आज के लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सिंपल लेक्चर है आज का, अगर आपको लेक्चर नंबर 1 आता है। क्योंकि देखिए, मेथड तो हम आज भी मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ही पढ़ेंगे। बस अंतर इतना है कि लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसके अंदर क्वेश्चन जो थे वहां पर बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं थी। आज के लेक्चर में जो क्वेश्चंस होंगे उनमें बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन होगी। यानी कि आज के लेक्चर में हम 90% तो वही पढ़ेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। बस केवल 10% यहां पर कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन होंगी जिनको आपको क्वेश्चन के लास्ट में अप्लाई करना होगा। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि ये मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं और हमारे जो आने वाले आगे के 6 to 7 लेक्चर्स हैं उन सभी लेक्चर्स में मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का यूज होगा। यानी कि अगर ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप ये मान के चलिए कि इस यूनिट का 60 to 70% पोर्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही, क्योंकि इसी मेथड का यूज होना मैक्सिमम टॉपिक में। अब इस मेथड में हम करते क्या है, मैं लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल में बता चुका हूं कि इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं। एक बार और शॉर्ट में आपको बता देता हूं। देखिए, इस मेथड का हम यूज करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम करते हैं? सॉल्यूशन। जो आप सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं वो एक्चुअल में दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो एक बार आपको और मैं रिवाइज कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या हम एज्यूम करेंगे। उसके बाद यहां पर जो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट आपने एज्यूम किया है, तो वहां पर जो दोनों के दोनों फंक्शन होते हैं वो केवल एक ही वेरिएबल के फंक्शन होते हैं। यानी कि ईच फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल ओनली, वन वेरिएबल ओनली। क्लियर है? और उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपके पास दो फंक्शन आपको मिलेंगे और वो दोनों एक ही वेरिएबल के होंगे तो आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। और कितनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहां से मिलेंगी? दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेंगी और उन दोनों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि आप मैथमेटिक्स 2 के अंदर करते थे। देखिए, मैथमेटिक्स 2 में आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। मैं लास्ट लेक्चर में आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं या सीएफ के जो हमारे टोटल 4 केस होते हैं उन चारों केस का रिवीजन मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में करा चुका हूं। तो बहुत सिंपल है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर और आज हमें पढ़ना है व्हेन बाउंड्री कंडीशंस आर गिवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का, देखिए ध्यान रखना, बहुत जरूरी है मेथड आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा पहले 2 लेक्चर से। साथ ही साथ अगर ये मेथड आप सीख लेते हैं तो आगे आने वाले टॉपिक भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, व्हेन बाउंड्री कंडीशंस आर गिवन। तो सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, यहां पर आपको ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। देखो, फर्स्ट लेक्चर में क्या था, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती थी। फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको ये गिवन नहीं होता था। यानी कि ये जो मैंने सर्कल किया, अगर इस पार्ट को मैं हटा दूं तो ये क्वेश्चन आपका लेक्चर नंबर 1 का ही बन जाता है, व्हेन बाउंड्री कंडीशंस आर नॉट गिवन। लेकिन यहां पर ये बाउंड्री कंडीशन है। क्या है? बाउंड्री कंडीशन है। जरा ध्यान दीजिए, क्या है बाउंड्री कंडीशन? देखो, व्हेन x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू y, तो z की वैल्यू कितनी है? 2e की पावर माइनस y है। तो इस बाउंड्री कंडीशन को हमें एंड में अप्लाई करना है।
तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट होंगे जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 1 में स्टार्ट किए थे, सब कुछ वैसे ही होगा, बस एंड में जाके बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 को अभी नहीं देखा है तो आप लेक्चर नंबर 1 को देखिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चन आप अपने आप ही सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको अगर कहीं पर प्रॉब्लम आएगी तो वो एंड में जाकर के आएगी, और एंड में जो प्रॉब्लम आएगी वो आज हम अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है इसको मैं लिख लेता हूं। क्या है? 2 टाइम्स ऑफ डेल जेड अपॉन डेल एक्स। हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे लेक्चर नंबर 1 में थे। 2 डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस 3 डेल जेड अपॉन डेल वाई, 3 डेल जेड अपॉन डेल वाई। आपको यहां पर कुछ भी नया नहीं लगेगा, बस एंड में जाके कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। प्लस 5z इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है उसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर भी हमने इसको एज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर 1। 2 डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस 3 डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस 5z इक्वल टू 0। अब यहां पर जरा ध्यान देना, अब क्या करेंगे, अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक सॉल्यूशन आपको एज्यूम करना है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। सबसे पहले यहां ये एक चीज देखिए आप, ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? जेड, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एक्स और वाई। यानी कि जो ये जेड है ये फंक्शन है एक्स कॉमा वाई का। बोले बात तो समझ में आ रही? जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जेड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इससे आपको क्या फायदा होगा? देखो इससे फायदा ये होगा, अब आप इसके हेल्प से अपने सॉल्यूशन को एज्यूम कर सकते हैं। क्या एज्यूम करेंगे जरा ध्यान दीजिए। लेट जेड इक्वल टू, और ये जो जेड है ये किसका फंक्शन है? एक्स कॉमा वाई का फंक्शन है। लेट जेड इक्वल टू कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, ये आपको एज्यूम करना है। अब यहां पर जरा सॉरी ध्यान दीजिए, देखिए हमने जेड को कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई क्यों माना है? एक्चुअल में यहां पर जो कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड कैपिटल वाई इज द फंक्शन ऑफ वाई ओनली। देखिए आपको सॉल्यूशन जब आप एज्यूम करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा क्या एज्यूम करना है। आप यहां पर ये देखिए कि जेड किस चीज का फंक्शन है? जेड एक्स और वाई का फंक्शन है। तो आपको सॉल्यूशन क्या एज्यूम करना होगा? एक्स वाई। लेकिन याद रखना ये स्मॉल एक्स वाई है, आप जो सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे उसमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का यूज करेंगे। और ये जो कैपिटल एक्स होगा ये स्मॉल एक्स का फंक्शन है, और जो कैपिटल वाई है ये स्मॉल वाई का फंक्शन है। आप चाहे तो यहां पर लिख भी सकते हैं कि वेयर एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड वाई इज द फंक्शन ऑफ वाई ओनली। चलिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आप देखिए आगे क्या करना है, ध्यान दें। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन की हेल्प से, देखिए जो ब्रैकेट में मैंने लिखा एक्स कॉमा वाई, इससे केवल हमें ये पता चल रहा है कि ये जो जेड है ये एक्स और वाई का फंक्शन है। आप चाहें तो इसको लिखें चाहे इसको ना लिखें। बात समझ में आ गई? अब जरा यहां पर ध्यान देना, हमें क्या चाहिए? डेल जेड अपॉन डेल एक्स चाहिए, डेल जेड अपॉन डेल वाई चाहिए। तो इस इक्वेशन की हेल्प से डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई को कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पर जरा ध्यान देना, डेल जेड अपॉन डेल एक्स यानी कि आपको क्या करना है, जेड का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इधर आ जाओ, देखिए जेड का हो गया डेल जेड अपॉन डेल एक्स। यहां पर आ जाओ, ये जो x है ये x का फंक्शन है, इसका मतलब इसका तो डेरिवेटिव होगा, लेकिन y कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो x को छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहां पर y हमारे लिए कांस्टेंट हो गया, तो y को मैंने ऐसे लिख दिया। और x का करेंगे आप पार्शियल डेरिवेटिव, लेकिन x का पार्शियल डेरिवेटिव जब आप करेंगे x के रेस्पेक्ट में, जरा ध्यान देना, अगर आप x का पार्शियल डेरिवेटिव x के ही रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो x है वो केवल एक ही वेरिएबल का फंक्शन है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसको मैं dx अपॉन dx भी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? देखो ये x केवल एक वेरिएबल का फंक्शन है। अगर कोई एक ही वेरिएबल का फंक्शन है तो उसका चाहे आप पार्शियल डेरिवेटिव करो या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव करो, बात एक ही है। पार्शियल डेरिवेटिव, अगर देखिए पार्शियल डेरिवेटिव की इंपॉर्टेंस तब होती है जब वो दो वेरिएबल का फंक्शन हो, तब तो आपको पार्शियल ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका फंक्शन एक ही वेरिएबल का है तो उसका चाहे आप पार्शियल डेरिवेटिव करो या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव करो, एक ही बात है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे।
कि यहाँ पर y तो कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dx अपॉन dx। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर पार्शियल का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये एक ही वेरिएबल का फंक्शन है। और इसको हम लिख सकते हैं y, और dx अपॉन dx को क्या लिख सकते हैं, x डैश। ये आप अच्छे से जानते हैं, जैसे हम dy बाई dx होता है तो dy बाई dx को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y डैश से या फिर y1 से। तो ये हमारे डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, अब इस बार आपको y के रेस्पेक्ट में करना है तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और y का हो जाएगा dy अपॉन dy, ऊपर कैपिटल Y नीचे स्मॉल y, और इसको आप लिख सकते हैं x y डैश। तो यहां तक मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। देखिए कुछ भी नया नहीं है, ये सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी कैलकुलेट हो गया, ये भी कैलकुलेट हो गया। अब आपको क्या करना है, इन सभी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। नाउ पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, देखिए क्या आएगा। 2 डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स है वाई एक्स डैश प्लस 3 डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये आपके पास है एक्स वाई डैश, और प्लस में 5 जेड, और यहां पर जरा ध्यान देना जेड की वैल्यू एक्स वाई है, क्या है एक्स वाई। तो जेड आपके पास आ गया एक्स वाई इक्वल टू में 0। देखिए यहां पर आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां पर एक्स वाई क्यों लिखा है, ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि जेड जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है और कुछ नहीं है ना। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करें, इस इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर दो। एक्स वाई क्या है, एक्स वाई आपका सॉल्यूशन है। आपको यहां पर आकर के क्या करना है, हमेशा इस इक्वेशन को जो आपने सॉल्यूशन एज्यूम किया है उसी से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बाई एक्स वाई, तो देखिए कितना आएगा, एक्स वाई से डिवाइड करने पर तो ये आपका आ जाएगा 2y एक्स डैश अपॉन एक्स वाई प्लस 3x वाई डैश अपॉन एक्स वाई प्लस 5x वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 0 के अपॉन में एक्स वाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या क्या कैंसिल हुआ, यहां पर ये y कैंसिल हो गया, यहां पर x से x कैंसिल हो गया, और यहां पर पूरा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। क्या बच जाता है हमारे पास, देखो जरा, ये बचेगा 2x डैश अपॉन x प्लस 3y डैश अपॉन y प्लस 5 इक्वल टू में 0। ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे आप, देखिए अब वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। हमारे मेथड का नाम ही है, क्या है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, यानी कि यहां पर हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो याद रखना वेरिएबल को सेपरेट कब करना है आपको, जब आप यहां पर इस स्टेप पर पहुंचेंगे, है ना, यानी कि जब आप एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे उसके बाद आप अपने वेरिएबल को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो यहां से अब मैं इन वेरिएबल को सेपरेट कर लेता हूं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और लिखते हैं 2x डैश अपॉन x, 2x डैश अपॉन x, और ये आगे वाली टर्म में राइट साइड में ले जाता हूं तो माइनस इक्वल टू माइनस 3y डैश अपॉन y, और क्या था साथ में प्लस 5। अब ये जो प्लस 5 था इसको आप लेफ्ट में भी रख सकते थे और राइट में भी रख सकते थे। मैं पूरा का पूरा राइट में लेके उठा के, आप चाहे तो प्लस 5 को लेफ्ट में भी रख सकते हैं। तो 3y डैश अपॉन y प्लस 5 ये मेरे पास आ गया। और अब इसको करना क्या है, जरा ध्यान से देखो इधर, ये जो आपके पास आया है, अब वेरिएबल आपके सेपरेट हो चुके हैं, आपको यहां पर क्या करना है, इसको k के इक्वल मान लेंगे। अब k के इक्वल ही क्यों माना, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब आपके वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो वेरिएबल सेपरेट होने के बाद आपको ये 2 रेशियो मिलेंगे, है ना, और आप जानते हैं कि रेशियो को हम किसी कांस्टेंट के इक्वल एज्यूम कर सकते हैं। तो आपको इस रेशियो को कांस्टेंट के इक्वल एज्यूम करना है, और यहां पर 3 कांस्टेंट यूज होते हैं। या तो आप इसको माइनस पी स्क्वायर के इक्वल यूज मान लीजिए, यहां k की जगह माइनस पी स्क्वायर भी रख सकते हैं, k की जगह प्लस पी स्क्वायर भी रख सकते हैं, और k के प्लेस पर मतलब k तो रख ही सकते हैं। मतलब यहां पर 3 कांस्टेंट का आप यूज कर सकते हैं, माइनस पी स्क्वायर, प्लस पी स्क्वायर और प्लस का k। ये 3 कांस्टेंट का आप यूज कर सकते हैं। लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे और दोनों ही क्वेश्चन में माइनस पी स्क्वायर का यूज किया था। आज मैं आपको
प्लस पी स्क्वायर और के का यूज कराऊंगा। बात समझ में आ रही है ना? यानी कि हम तीनों टाइप के जो कांस्टेंट जो यूज होते हैं उन तीनों का हम यूज कर लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जहां पर मैं माइनस पी स्क्वायर का यूज कर रहा हूं आप भी वहां पर माइनस पी स्क्वायर ही यूज करें। आप चाहें तो वहां पर के का यूज कर सकते हैं और प्लस पी स्क्वायर का यूज भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि प्लस पी स्क्वायर रखने के बाद वो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है, माइनस पी स्क्वायर रखने के बाद वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पुट करने से क्वेश्चन आसान होगा। बात समझ में आ गई? और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आप कुछ भी पुट करो हर तरीके से क्वेश्चन आसान ही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको के का यूज करा रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन में हम के का यूज कर रहे हैं। अब हम यहां पर क्या करेंगे जरा ध्यान से देखो। एक बार तो आप इन दोनों का पेयर बनाएंगे, एक बार आप इन दोनों का पेयर बनाएंगे और एक बार आप इन दोनों का पेयर बनाएंगे। तो चलिए इन दोनों को एक साथ लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इसको और इसको साथ में लेता हूं। तो देखिए क्या आ जाएगा, 2x डैश अपॉन x इज इक्वल टू k। अब यहां से आगे इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैं दोनों मेथड आपको डिटेल में समझा चुका हूं, है ना? क्या मेथड होते हैं? एक तो मेथड ये है कि आप यहां पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं और दूसरा मेथड ये कि आप यहां पर CF कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको CF के मेथड से आपको करके दिखाता हूं। 2x डैश, x को उधर ले जाओ। देखिए ये तो आ जाएगा हमारा 2x डैश इज इक्वल टू kx। और ये जो x डैश है आप जानते हैं x डैश की जगह पर हम अगर इसको d ऑपरेटर में कन्वर्ट करें तो dx हो जाएगा और इज इक्वल टू kx। kx को लेफ्ट में ले आओ तो 2dx माइनस kx, माइनस का kx इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन आ जाएगा तो 2d माइनस k, x आ गया कॉमन इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0। अब इसके आगे देखिए तो यहां से आप जरा ध्यान देना, यहां से हम लिख सकते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी जरा ध्यान देना। ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी आपकी 2d माइनस k इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप d की वैल्यू निकालेंगे तो ये k/2 आ जाएगी और k/2 अगर d की वैल्यू आ गई तो CF कितना आएगा? CF आएगा C1 e की पावर में k/2x। ठीक, PI। अब जरा ध्यान दो, पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कहां गई? ये इसकी राइट हैंड साइड 0 है तो PI 0 आएगा। तो आपके पास जो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया x का, ध्यान रखना किसका? x का। तो x का यहां से कंप्लीट सॉल्यूशन आपका आएगा C1 e की पावर में k/2x। ये हमारा इसका क्या आ गया? कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। x तो आ गया हमारे पास, अब हमें क्या निकालना है? देखो अब हमें इन दोनों फ्रैक्शन को लेना है। तो हमने x को कैलकुलेट कर लिया, इससे हमें फायदा क्या होगा? देखो हमने जो सॉल्यूशन एज्यूम किया उसमें x और y आ रहा है। x हम कैलकुलेट कर चुके हैं, y को कैलकुलेट करेंगे, दोनों को यहां पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा, z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यानी कि हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसको एक चीज और ध्यान दीजिए, हो सकता है अभी भी कुछ स्टूडेंट को यहां पर कंफ्यूजन हो कि सर x डैश की जगह dx कैसे लिख दिया। देखो x डैश एक्चुअल में है क्या? x डैश है dx अपॉन dx, और आप जानते हैं d अपॉन dx को हम यूज करते हैं ऑपरेटर d अपॉन dx की जगह कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? d ऑपरेटर का यूज होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं dx। तो इसीलिए मैंने यहां पर डायरेक्ट x डैश को dx लिखा था। ये हमने लेक्चर नंबर 1 में भी मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। तो यहां पर आपके पास देखिए d की एक ही वैल्यू आई है k/2, है ना? तो जब आपके पास एक ही रियल रूट आता है तो CF का फॉर्मूला क्या होता है? C1 e की पावर में यहां जो भी रूट होगा वो लिख देंगे और x, PI 0, ये आपके पास आंसर आ गया। बाकी आप इसको डायरेक्ट करना चाहते थे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे ऐसे। x डैश की जगह क्या लिखना था? dx अपॉन dx और नीचे वाला x ऐसे ही रहता, इक्वल टू k हो जाता। तो यहां से अब आपको क्या करना था? इस देखिए dx को उधर ले जाते, 2 को भी उधर ले जाते, तो ये हो जाता dx अपॉन x इज इक्वल टू k अपॉन 2 और ये dx उधर चला जाता और यहां से आप इसका इंटीग्रेशन कर देते। क्या कर देते? इंटीग्रेशन। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करते तो ये आता log x और ये आ जाता k/2x
और प्लस में यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया C1। इंटीग्रेशन करने के बाद 1/x का log x होता है और ये k/2 dx का k/2 x हो जाता है और यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है। अब ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां पर आपने लिखा है, आप जानते हैं जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम कांस्टेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं log C1, क्योंकि यहां पर log आ रहा है तो वहां पर भी log लिख दिया। अब यहां से अगर आप इसको भी log की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, किसको, इसको, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो जरा। log x इज इक्वल टू e की पावर में log e की पावर में k/2x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, log C1। देखो मैंने किया क्या, इसको log e की पावर में लिख दिया क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा log e1 होता है। अब यहां से log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा दो तो देखो क्या आ जाएगा, log x इक्वल टू log e की पावर में k/2x इंटू C1, और यहां log से log कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी C1 e की पावर में k/2x। तो देखो यही तो यहां भी आ रहा है, तो चाहे तो आप ऐसे कर ले चाहे आप ऐसे कर ले, दोनों चॉइस आपके पास हैं। ये मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां से, यहां से इस वाले पार्ट को लेना, तो इस पार्ट को हम ले लेते हैं। देखिए कितना आएगा, नाउ 3y डैश अपॉन y प्लस का 5 इज इक्वल टू k। अब क्या करना है, अगर आपको इसको CF के मेथड से करना चाहते हैं तो इस y का एलसीएम लेकर y को उधर ले जाओ। तो देखो 3y डैश प्लस 5y अपॉन में y इज इक्वल टू k, इज इक्वल टू k। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब यहां से इस y को उधर ले जाओ तो ये कितना आएगा, 3y डैश प्लस 5y और इज इक्वल टू में ky, इज इक्वल टू में ky। अच्छा यहां पर ये माइनस भी था, इस चीज का ध्यान देंगे, ये माइनस था, क्या था, इसके बाहर माइनस था, तो इस माइनस को मैं उधर ले जाता हूं तो ये माइनस के हो जाएगा, तो ये माइनस के, इसको लेफ्ट में ले आओ तो 3y, अब 3y डैश की जगह क्या लिख सकता हूं, 3dy प्लस 5y प्लस ky इक्वल टू में 0। y को कॉमन ले लेंगे तो 3d प्लस 5 प्लस k और y आ गया कॉमन इक्वल टू में 0। अब यहां से हमें लिखनी है ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहां से बनेगी हमारी 3d प्लस 5 प्लस k इक्वल टू में 0, और यहां से हमें कैलकुलेट करना है d, तो देखिए d कितना आ जाएगा, d आएगा आपके पास माइनस k प्लस 5, देखिए k प्लस 5 उधर चला गया माइनस साइन के साथ में और 3 नीचे आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं CF लिखूं तो देखिए CF क्या आ जाएगा, CF, ये आपके पास एक्चुअल में ये m की वैल्यू क्या है, ये m है, तो CF आएगा आपके पास, देखिए CF, तो C1 पहले यूज कर चुके, यहां पर कांस्टेंट का यूज करूंगा C2 को, C1 मत लिखना, यहां पर C2 लिखना पड़ेगा क्योंकि C1 का यूज आप पहले कर चुके हैं। C2 e की पावर में माइनस k प्लस 5 अपॉन में 3 और यहां पर y आएगा, क्या आएगा, y। तो यहां तक मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। पीआई कितना बनेगा इसमें, पीआई अगेन 0, क्यों, क्योंकि देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट हैंड साइड 0। तो आपने यहां पर देखा एक्चुअल में यहां पर हो क्या रहा है, हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, पहले हमने उसका सॉल्यूशन को एज्यूम कर दिया, फिर हमने क्या करा, यहां से del z अपॉन del x और del z अपॉन del y को कैलकुलेट करा, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आई वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी। इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये आ गई, अगेन एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने इसमें से वेरिएबल को सेपरेट किया और वेरिएबल को सेपरेट करके k के इक्वल एज्यूम किया। हमने जब इन दोनों पेयर को लिया तो हमें एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, और एक इन दोनों पेयर को लिया तो एक और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, यानी कि आपने एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को बना लिया। उसके बाद दोनों को सॉल्व किया तो एक से हमें आंसर मिला x और दूसरी से हमें आंसर मिलेगा y। तो हमारा देखो CF आ गया, अब y कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास जो y है वो दोनों का कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, y इज इक्वल टू आएगा CF प्लस PI, और PI तो 0 ही है, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो CF की वैल्यू है वही y की वैल्यू है, C2 e की पावर में
C2 e की पावर में माइनस का k+5/3 और यहां आ जाएगा y। ये मेरे पास आ गया y। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हमने x भी कैलकुलेट कर लिया, y भी कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करेंगे, देखो दो चीज हम कैलकुलेट कर चुके ना। अब इन दोनों ही वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे ना। पुट 1 में नहीं 2 में, पुट कैपिटल X एंड कैपिटल Y इन इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 2 कौन सी थी, जो हमने सॉल्यूशन स्टार्टिंग में एज्यूम किया था, ये यहां पर पुट कर देंगे। तो z इक्वल टू एक्स वाई, तो z इक्वल टू, अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, z इक्वल टू एक्स वाई। x कितना था, C1 e की पावर में k/2x, e की पावर में k/2x इंटू C2 e की पावर में माइनस k+5/3 और y। ये था हमारा y की वैल्यू। अब ये हमारा आ गया z की वैल्यू, है ना, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया एक तरह से। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। z इक्वल टू, देखो यहां पर इसको ऐसा लिख सकते हैं C1 C2, z इक्वल टू C1 इंटू C2 और e की पावर, देखो जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो e की पावर में k/2x माइनस k+5/3y। ये सब e की पावर में ध्यान रखना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, z आ गया। क्या है ये, z है। और z जो है वो फंक्शन है किसका, x, y का। तो मैं इसको उसी फॉर्म में लिख देता हूं जिस फॉर्म में हमने स्टार्टिंग में लिखा था। देखिए z क्या है, z इज द फंक्शन ऑफ x, y। z इज द फंक्शन ऑफ x, y। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसके बाद क्या करना है, यहां पर जरा ध्यान देना। यहां से अब हमारा जो पार्ट है वो पार्ट स्टार्ट होगा जो हमने लेक्चर नंबर 1 में नहीं पढ़ा। देखो अभी तक हमने नया कुछ भी नहीं करा। इतना तो देखिए, लेक्चर नंबर 1 में जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, वहां पर हमें यहां तक सॉल्व करना होता था, ये हमारा फाइनल आंसर होता था। अगर आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन ना हो तो आपका फाइनल आंसर यही है। अगर बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं है तो यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन को आप यहीं पर रोक देंगे और यही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर बाउंड्री कंडीशन गिवन है तो आपको इसमें बाउंड्री कंडीशंस लगानी पड़ेगी। बोलो बात समझ में आ रही है ना। इसमें बाउंड्री कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 3। नाउ अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। अब मैं यहां पर बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करने जा रहा हूं। तो अब बाउंड्री कंडीशन क्या थी उस पर भी जरा ध्यान देना पड़ेगा हमें, है ना। अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन थी z 0, y इक्वल टू 2e की पावर में माइनस y। इसका मतलब जो बाउंड्री कंडीशन आपको दे रखी है उसमें x की वैल्यू 0 है। क्या है, x की वैल्यू 0 है। तो यहां पर मैं लिखूंगा पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0। तो आप यहां पर x की जगह 0 पुट कर देंगे तो देखो क्या मिलेगा आपको। तो x की जगह 0 पुट करने पर z 0, y आ जाएगा। देखो x की जगह 0 रख दिया। राइट साइड में भी आप 0 रखेंगे, C1 C2 e की पावर में। अगर आप x की जगह 0 रखेंगे तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, केवल ये नेगेटिव वाली टर्म बचेगी। e की पावर में माइनस k+5/3 और इंटू में y बचेगा। तो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई हो चुकी है, हमने x की जगह 0 हमने पुट कर दिया। अब क्या करें, x की जगह तो 0 आ चुका। अब देखो आगे, अब यहां पे z 0, y की वैल्यू पुट करनी है। z 0, y की वैल्यू 2e की पावर माइनस y। इसके प्लेस पर आप लिखेंगे 2e की पावर में माइनस y इज इक्वल टू C1 C2 e की पावर में माइनस k+5/3 और y। अब क्या करेंगे, अब यहां पर कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे, कंपैरिजन। तो वेयर, अब जरा यहां पर ध्यान दो। देखो सीधी सी बात है, ये e की पावर में यहां लिखा है और ये e की पावर से पहले C1 C2 लिखा है, कितना 2। इसका मतलब यहां से ये बात तो कंफर्म हो गई कि C1 C2 की वैल्यू 2 है। और देखो यहां e की पावर में माइनस y लिखा है, यहां पर e की पावर में k+5/3 y लिखा है। तो देखो यहां पर y का कोफिशिएंट -1 है और यहां पर y का कोफिशिएंट -k+5/3 है। दोनों इक्वल होंगे। ये दोनों देखिए, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन तभी इक्वल हो सकती है जब C1 C2 की वैल्यू 2 हो और ये जो पूरा ब्रैकेट में लिखा है इसकी वैल्यू 1 हो।
तो यहां से ये बात कंफर्म हो गई कि -1 इक्वल टू माइनस का k+3 माइनस से माइनस खत्म। और यहां से आपके पास अगर आप देखें 1 इक्वल टू k+5/3, और अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप कर दें, देखिए तो आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो k+5 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, यानी कि k की वैल्यू आपके पास -2 आएगी। देखो C1 C2 आ गया 2 और k की वैल्यू आ गई -2, यानी कि आपके कांस्टेंट कैलकुलेट हो गए। बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से आपने क्या करा, कांस्टेंट को फाइंड आउट कर लिया। देखो आपने C1 C2 की वैल्यू फाइंड कर ली और k की वैल्यू फाइंड कर ली। तो जब आपने ये दोनों वैल्यू फाइंड कर ली है तो आप अपने जनरल सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन था आपका, इसके अंदर C1 C2 और k की वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, पुट C1 C2 एंड k इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। और देखिए फाइनल आंसर क्या मिलेगा, zx, y इज इक्वल टू C1 C2 की जगह क्या आएगा, 2 आएगा, 2 e की पावर में, अब देखो k की वैल्यू -2 है तो -2/2 -1 यानी कि -x आएगा। यहां पर देखो -2, अगर मैं यहां पर -2 रखूंगा तो ये 3/3 आएगा यानी कि 1, तो माइनस का y। इसको आप थोड़ा सा और ऐसे करके लिख सकते हैं, बस x, y 2 e की पावर में माइनस कॉमन ले लो x + y, और यही आपका इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या नया करना पड़ा, यानी कि यहां तक हमारा क्वेश्चन सेम था, इसके बाद मैंने बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई किया तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उन सभी में हम बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। यहां तक हमारा क्वेश्चन सेम रहेगा जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में भी था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अगेन सेम मेथड हमें अप्लाई करना है और यहां पर बाउंड्री कंडीशन आपको गिवन है। देखिए ये आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन है ना, बाउंड्री कंडीशंस आपको गिवन है। अब यहां पर इस क्वेश्चन में जब हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे ना, बाउंड्री कंडीशन, तो इस बार हमें कुछ एक और नई चीज सीखने को यहां पर मिलेगी जो हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमें देखने को नहीं मिली है। तो जरा ध्यान देंगे, यहां पर थोड़ा सा हमें कुछ चेंज देखने को मिलेगा एंड में जाकर के। स्टार्टिंग में कोई चेंज नहीं है तो स्टार्ट तो आपको वैसे ही करना है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें, केवल एंड में जाके ही आपको प्रॉब्लम आएगी, तो स्टार्टिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन del u upon del t इज इक्वल टू del u upon del x और माइनस में 2u। ये हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, माइनस का 2u, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद क्या करना है आपको, इसका जो सॉल्यूशन है, फाइनल सॉल्यूशन है, उसको एज्यूम कर लेंगे। तो लेट, अब यहां पर जरा ध्यान दो, यहां पर u क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और u किसका फंक्शन है, u इज द फंक्शन ऑफ t, x। यहां पर इस बात थोड़ा सा चेंज है, ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा जो सॉल्यूशन आप एज्यूम करेंगे वो एक्स वाई ही होगा, आपको पहले चेक करना है कि u किस किस का फंक्शन है। तो u t और x का फंक्शन है, तो आपका जो सॉल्यूशन है जिसको आप एज्यूम करेंगे उसको आप कैपिटल T और कैपिटल X एज्यूम करेंगे। कैपिटल T इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल t एंड कैपिटल X इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल x, और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। और अब क्या करना है, अब इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से हमें del u upon del t निकालना, del u upon del x निकालना और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो चलिए स्टार्ट कर दें। तो del u upon del t इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, है ना। तो देखो x तो कांस्टेंट हो गया, ऐसे ही रहेगा, तो x तो एज इट इज आ गया। t का डिफरेंशिएशन dt, देखिए t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dt, जिसको हम लिख सकते हैं x t डैश। सिमिलरली del u अपॉन del x निकालते हैं, del u अपॉन del x, यानी कि इस बार x के रेस्पेक्ट में करना है, तो t कांस्टेंट हो गया, तो t तो ऐसे ही रहेगा,
dx अपॉन dx आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं tx डैश। अब क्या करेंगे, इन दोनों को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो पुट इन इक्वेशन 1, तो पुट these values इन इक्वेशन नंबर 1। इन वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, डेल यू अपॉन डेल टी की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स टी डैश कितना है, डेल यू अपॉन डेल टी एक्स टी डैश इक्वल टू में डेल यू अपॉन डेल एक्स टी एक्स डैश और माइनस में टी 2 और u कितना है टी एक्स 2tx, ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। देखिए एकदम फिक्स स्टेप है, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं हम। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। नाउ डिवाइड बाय एक्स टी। अब ऐसा नहीं कि एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, आपने जो सॉल्यूशन एज्यूम किया है उसी सॉल्यूशन से आप डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाय टी एक्स, देखो कितना आ जाएगा, तो एक्स टी डैश अपॉन टी एक्स इक्वल टू में टी एक्स डैश अपॉन टी एक्स इज इक्वल टू में नहीं माइनस 2tx अपॉन में tx। तो यहां पर देखिए क्या कैंसिल हुआ और क्या बच गया, ध्यान दीजिए। यहां पर देखो x से x कैंसिल, यहां पर t से t कैंसिल और यहां पर tx से tx कैंसिल। बचा क्या, उसको नीचे लिख लेते हैं। देखो t डैश अपॉन t यहां पर आ गया इज इक्वल टू x डैश अपॉन x यहां पर आया और माइनस का 2 यहां पर आया, ये बचा आपके पास। अब यहां पर देखो वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, यहां पर आपको वेरिएबल को सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, x एक तरफ है और t एक तरफ है। तो इसको आप क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। अब इसको क्या एज्यूम करें, पहले क्वेश्चन हमने k का यूज करा, इस बार हम p स्क्वायर का यूज कर लेते हैं। देखिए लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे, दोनों में ही माइनस p स्क्वायर का यूज कराया था। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी एज्यूम कर लें, p स्क्वायर कर लें, माइनस p स्क्वायर कर लें या k कर लें, है ना। 1-2 क्वेश्चन में फर्क पड़ता है, थोड़ा सा ज्यादा में नहीं पड़ता है। तो यहां पर आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैं आपको यहां पर p स्क्वायर का यूज करा रहा हूं, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि हम कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। हाँ 1-2 जगह पर फर्क पड़ेगा, मैं बताऊंगा कहां पर फर्क पड़ेगा। देखिए चलिए अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमारे पास अब एक तो हम इसका और इसका पेयर बनाएंगे और एक इसका और इसका पेयर बनाएंगे और इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी कि यहां से हमें 2 डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो यहां से टी डैश इज इक्वल टू पी स्क्वायर टी आ गया और इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो टी डैश माइनस पी स्क्वायर टी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पहली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। यहां पर आगे देखें, देखिए अगेन यहां से इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज कर सकते हैं या CFPI वाला यूज कर सकते हैं। टी डैश को आप क्या लिख सकते हैं, dt। देखिए जरा ध्यान दीजिए, टी डैश को आप लिख सकते हैं dt माइनस का पी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। देखो यहां पर क्या है ना, एक्चुअल में ये अगर आप देखोगे तो यहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है आपकी, वो 1 ऑर्डर की बन रही है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड यूज करें या उसका CF निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो यहां से मैं t को कॉमन लूंगा तो ये d माइनस पी स्क्वायर आएगा और t इज इक्वल टू 0। यहां से आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर ऑर्डर 2 हो गया तो उस केस में आपको CFPI वाला मेथड ही लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन से नहीं हो सकता। अब यहां से मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन का हम यूज कर रहे हैं d माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू में 0, तो यहां से d की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर और यहां से अगर मैं CF लिखूंगा तो यह आ जाएगा C1 e की पावर में पी स्क्वायर x, नहीं पी स्क्वायर x नहीं आएगा, पी स्क्वायर t आएगा, क्योंकि वेरिएबल क्या है, t है। PI निकालेंगे तो PI 0 आएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब t का सॉल्यूशन क्या हो गया, तो यहां से अगर मैं t की वैल्यू लिखूं तो कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पर हो जाएगा t इक्वल टू CF प्लस PI, और PI तो 0 ही है, इसका मतलब t की वैल्यू कितनी आ गई, C1 e की पावर में p स्क्वायर t, ये हमारे पास आ गया t।
इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, एक्स भी निकालेंगे। अब इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन से करना चाहें तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, यानी कि यहां से आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे होगा, इस टी डैश को पहले क्या लिखेंगे, dt अपॉन dt लिखेंगे। इस t को कैपिटल, देखिए t को कैपिटल dt के नीचे रखेंगे और जो स्मॉल dt होगा उसको इधर ले जाएंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन यहां पर एक ही कॉन्सेप्ट बार बार लगेगा, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां पर लॉग आएगा, लॉग के फॉर्मूले आपको लगाने पड़ेंगे। देखिए अब आगे इसका दूसरा पार्ट, ये x डैश अपॉन x माइनस 2, x डैश अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको CFP से सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे, x डैश एलसीएम ले लेंगे, x माइनस का 2x इज इक्वल टू p स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे तो x डैश माइनस 2x इज इक्वल टू p स्क्वायर x। लेफ्ट में ले आओ, x स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स डैश है, एक्स डैश को आप लिख दो dx माइनस 2x माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन ले लो तो d माइनस 2 और माइनस का पी स्क्वायर और बाहर आ गया x इक्वल टू में 0। और इसके बाद आपको लिखनी है ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी जरा ध्यान दीजिए। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी बनेगी d माइनस 2 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू में 0, d माइनस 2 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो यहां से आपकी d की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर प्लस में 2, पी स्क्वायर प्लस में 2। अब आपको लिखना CF, तो CF कितना हो गया, देखिए CF C2 का यूज क्यों करा, क्योंकि C1 पहले ही कर चुका हूं, e की पावर में पी स्क्वायर प्लस 2, और क्योंकि इस बार आप x है तो वेरिएबल हमारा क्या आएगा, x आएगा। पी अगेन 0 होगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है, 0 है, पी 0। तो अब अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कि x की वैल्यू, तो ये आ जाएगा C2 e की पावर में पी स्क्वायर प्लस 2 और x। देखो अगर आप इसको पी स्क्वायर की जगह पर, अगर आप इसको पी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस पी स्क्वायर मानते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां जहां पी स्क्वायर है वहां वहां माइनस पी स्क्वायर आ जाता। और अगर के मान दे तो जहां जहां पर पी स्क्वायर आ रहा है वहां के आ जाता। जैसे अगर आप इसको के मानते तो ये ई की पावर में के टी होता और ये ई की पावर में के प्लस 2x होता, और कुछ अंतर नहीं होता, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमारे पास x भी आ गया और t भी आ गया। चलिए तो यहां से हमारे पास दो चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। तो पुट कैपिटल X एंड कैपिटल Y इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब आप इन दोनों को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन, है ना, इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट। तो x और y को नहीं, यहां पर हमारे पास क्या है, t और x है। क्या है, पुट t एंड x इन इक्वेशन नंबर 2। चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं क्या है, u इक्वल टू tx। तो देखिए कितना आएगा u। अच्छा यहां पर जो u है ध्यान रखना, ये u किसका फंक्शन है, t और x का फंक्शन है। तो u किसका फंक्शन है, t और x का फंक्शन है, इज इक्वल टू में tx। t कितना है, c1 e की पावर में p स्क्वायर t इंटू c2 e की पावर में p स्क्वायर प्लस 2x, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो u tx इज इक्वल टू c1 c2 और e की पावर में p स्क्वायर t प्लस p स्क्वायर प्लस 2x, ये आ जाएगा। अब यहां पर क्या करना है, थोड़ी सी यहां पर प्रॉब्लम आ गई। अगर मैं यहां पर बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करूं तो देखो जो बाउंड्री कंडीशन आपको इस बार दी गई है उसमें दो टर्म आ रही हैं, और दोनों टर्म को देखिए यहां पर दो टर्म आ रही हैं। अगर यहां पर दो में से एक ही टर्म आ रही होती तो मैं क्या करता, सीधे यहां पर बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई कर देता। अब देखिए यहां पर नया क्या है, जरा उस चीज को सीखिए। अगर यहां पर बाउंड्री कंडीशन में एक ही टर्म दी होती, मान लो ये नहीं दिया होता आपको, सपोज मान लो ये नहीं दिया, तो आप यहां पर बाउंड्री कंडीशन डायरेक्ट अप्लाई कर देते। क्या अप्लाई करते, देखो डायरेक्ट अप्लाई करते, t इक्वल टू 0,
यानी कि यहाँ पर आप टी को 0 पुट कर देते पूरे में और आपकी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई हो जाती, कंपैरिजन कर लेते, C1 C2 की वैल्यू आ जाती और P की भी वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इस बार हमारे पास हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म आ रही है। तो अगर अब जरा यहाँ पर ध्यान देना, अगर कभी भी ऐसा हो कि आपको जो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है उसमें 2 टर्म है और जो आपका सॉल्यूशन आया उसमें एक ही टर्म है, देखो इसमें एक ही टर्म है। अब ऐसा ना समझना सर हम इसको 2 टर्म, एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही। टर्म की बात होती है बीच में इनके मल्टीप्लाई है, ये 2 टर्म तब होती है जब इनके बीच में प्लस या माइनस होता। बात समझ में आ रही है ना, ये पूरी एक ही टर्म एज्यूम होगी। तो अब ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में आपको इसका मोस्ट जनरल सॉल्यूशन एज्यूम करना है। अब ये समझिए जरा, ये इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले सभी क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन में यही कंडीशन अप्लाई होती है। तो आप इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, इसके बाद आपको लिखना है मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। अब जरा इस बात को समझिए कि ये मोस्ट जनरल सॉल्यूशन होता क्या है। मोस्ट जनरल सॉल्यूशन आप लिखेंगे, कब लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि वहां पर बाउंड्री कंडीशन में हमें एक ही टर्म गिवन थी। आप देख सकते हैं बाउंड्री कंडीशन में एक ही टर्म गिवन है, देखो बाउंड्री कंडीशन में एक ही टर्म गिवन है और हमारा जो सॉल्यूशन आया था इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट है ना, ये देखो इसमें भी एक ही टर्म थी, इसलिए हमें मोस्ट जनरल सॉल्यूशन मानने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहां पर हम मोस्ट जनरल सॉल्यूशन को एज्यूम करेंगे, और क्या एज्यूम करेंगे जरा ध्यान से समझिए। मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, देखिए इसको हम मोस्ट जनरल सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, ux, t इज इक्वल टू, इस सॉल्यूशन को मोस्ट जनरल सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको समेशन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, समेशन। और इस समेशन की जो वैल्यू होगी, देखिए यहां पर जो समेशन होगा वो n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और इंफिनिटी तक चलेगा, मतलब ये मोस्ट जनरल हो गया, इससे ज्यादा जनरल कुछ हो नहीं सकता। यहां पर C1 C2 2 कांस्टेंट है, तो आप एक काम करेंगे C1 C2 की जगह एक ही कांस्टेंट लिखेंगे Bn। क्या लिखेंगे, Bn, यानी कि यहां पर C1 C2 के प्लेस पर आ गया Bn, और बाकी ऐसे ही लिखेंगे e की पावर में p स्क्वायर t प्लस p स्क्वायर प्लस 2 और x आ गया, ये आपके पास आ जाएगा। दिस इज द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। तो याद रखना, अगर आपको कभी भी किसी सॉल्यूशन का मोस्ट जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो आप उसको करेंगे क्या, C1 C2 की जगह एक ही टर्म लिखेंगे Bn, है ना, C1 C2 की जगह क्या आ जाएगा, Bn आ जाएगा, और बाकी सब एज इट इज रहेगा। यहां समेशन लग जाएगा, n की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक वेरी करेगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब लगाएंगे बाउंड्री कंडीशन, है ना। इसको पहले मैं इक्वेशन नंबर मान लेता हूं, कौन सी इक्वेशन है हमारी अभी तक, हाँ चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद क्या करना है ना, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। अब अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस। अब जरा यहां पर ध्यान देना, अब मैं यहां पर बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करने जा रहा हूं। देखिए बाउंड्री कंडीशन क्या थी, जरा ध्यान देना, देखो इसमें t की वैल्यू 0 है, ux, t 0 है, तो बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने का मतलब है पुट t इक्वल टू 0। तो आप क्या करो, इसमें t इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो चलिए t को 0 पुट कर दें, तो ux, 0 आ जाएगा। देखिए ux, 0 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में भी जहां जहां भी आपका t आ रहा है वहां 0 पुट करना पड़ेगा, है ना। तो समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी तक, देखिए ux, 0 समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी तक जाएंगे। bn ऐसी रहेगा, e की पावर में, देखो अब यहां पर जरा ध्यान देना, t को 0 रखेंगे तो इसका मतलब ये p स्क्वायर t, ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, e की पावर में p स्क्वायर प्लस 2x बचेगा, e की पावर में p स्क्वायर प्लस 2x बचेगा, t वाली टर्म खत्म हो जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने के बाद। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, ux, 0 की वैल्यू कितनी है, 10 e की पावर माइनस x माइनस 6 e की पावर माइनस 4x, इसको पुट कर देंगे तो यहां पर लेफ्ट साइड में आ जाएगा 10 e की पावर में माइनस x माइनस 6 e की पावर में माइनस 4x, इसकी वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू, अब यहां पर जरा ध्यान देंगे राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड,
देखो यहाँ n को 1 से लेकर इन्फिनिटी तक वेरी कराना है, तो इस समेशन को मैं ओपन कर देता हूं। n की जगह 1 रखेंगे तो ये b1 हो जाएगा और e की पावर में आएगा p स्क्वायर प्लस 2x। देखो n की जगह 1 रखा तो ये b1 हो गया और ये आ गया प्लस, आगे बढ़ते अब n की जगह 2 रखो तो ये b2 हो जाएगा, e की पावर में p स्क्वायर प्लस 2x। कहां तक एक्सपेंड करें इसको, देखो ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 2 ही टर्म से काम चल जाएगा। इधर भी 2 टर्म है, यहां पर भी 2 टर्म आ गई। आगे आप डैश 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 करके लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो और 2-4 टर्म लिखने के लिए लिख सकते हैं। आप लिख दीजिए, एक और लिख दीजिए b3 e की पावर में p स्क्वायर प्लस 2x, लेकिन हम इनका यूज नहीं करेंगे, यूज हमारे पास पहली 2 टर्म का ही आएगा। चलिए अब यहां पर कंपैरिजन करेंगे। देखो जरा, अगर यहां पर आप कंपैरिजन करें तो देखो आपको क्या मिलेगा, b1 की वैल्यू कितनी मिलेगी ना, वेयर अब जरा यहां पर ध्यान से देखें, वेयर आप पहली टर्म को पहली टर्म के साथ कंपेयर करो। यहां पर e का कोफिशिएंट 10 है, यहां पर e का कोफिशिएंट b1 है, तो इसका मतलब b1 की वैल्यू कितनी आ गई, b1 की वैल्यू आ गई 10। बात समझ में आ गई, b1 कितना आ गया, 10 आ गया। और आगे चलते हैं, चलिए ये तो b1 आ गया 10। अच्छा यहां पर देखो p स्क्वायर प्लस 2 है e की पावर में, और यहां e की पावर में माइनस x है, यानी कि यहां पर x का कोफिशिएंट p स्क्वायर प्लस 2 है, यहां पर x का कोफिशिएंट -1 है। इसका मतलब p स्क्वायर प्लस 2 की जो वैल्यू है वो -1 है, तो यहां से आपको p स्क्वायर की वैल्यू मिल गई प्लस की 3। p स्क्वायर कितना मिल गया, +3 मिल गया। आगे देखो जरा, नेक्स्ट अब सेकंड टर्म को कंपेयर करते हैं। देखिए सेकंड टर्म में b2 e का कोफिशिएंट b2 है, यहां e का कोफिशिएंट -6 है, इसका मतलब b2 की वैल्यू आ गई -6। b2 की वैल्यू कितनी आ गई, -6। अच्छा पावर को कंपेयर करो, x की पावर है p स्क्वायर प्लस 2 और यहां पर x की पावर है -4, तो इसका मतलब यहां से p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो यहां तक मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा ये आंसर यहां पर आ रहा है। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। चलिए अब आगे देखते हैं, अब हमें क्या करना है। अब देखो जरा इसके बाद करना क्या है, देखिए हमारे पास b1 आ गया, p की वैल्यू आ गई, p स्क्वायर की वैल्यू आ गई, b2 भी आ गया, p स्क्वायर की वैल्यू यहां से भी आ गई। अब आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को उठा करके कहां रखना है, इसमें या इसमें। अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए, कहां रखेंगे, आप इसी में रखेंगे, लेकिन पहले इसको ओपन करेंगे 2 टर्म तक। इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे 2 टर्म तक। तो अब इसके बाद देखिए मैं इसके आगे का सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब जरा यहां पर ध्यान देना, फ्रॉम 3 देखिए अगर इक्वेशन नंबर 3 से हम इसका सॉल्यूशन लिखें तो क्या आएगा, ux, t इज इक्वल टू जरा ध्यान देना, ये हमारी थर्ड टर्म है, ये थर्ड इक्वेशन है। यहां से n की वैल्यू 1 पुट करो तो ये b1 आ जाएगा, ये एज इट इज आएगा। तो यहां से b1 e की पावर में p स्क्वायर t प्लस p स्क्वायर प्लस 2x यही आएगा, प्लस फिर b2 आ जाएगा, b2 e की पावर में p स्क्वायर t प्लस p स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा। और आगे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन हमें 2 ही टर्म तक चाहिए तो आगे लिखने का कोई फायदा नहीं। देखो मैंने किया क्या, मैंने सिर्फ ये जो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन था इसको 2 टर्म तक एक्सपेंड कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें 2 टर्म तक ही आंसर चाहिए। बात समझ में आ गई, 2 टर्म तक हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि हमारे पास b1 की वैल्यू है, b2 की वैल्यू है, उसके बाद हमारे पास p स्क्वायर की वैल्यू, 2 ही वैल्यू है, तो हमने वहां तक इसको एक्सपेंड किया। अब यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना। अब वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करिए, देखिए ux, t इज इक्वल टू b1 कितना है, b1 है आपके पास 10, तो यहां पर आ जाएगा 10 e की पावर में p स्क्वायर कितना है। देखिए आप जरा ध्यान देना, जब आप b1 को 10 पुट कर रहे हैं तो p स्क्वायर को ये यूज करेंगे, जब b2 पुट करेंगे तो p स्क्वायर को ये यूज करेंगे। तो p स्क्वायर है 3, तो यहां पर आ जाएगा 3t प्लस अब यहां पर देखो जरा p स्क्वायर के लिए 3 है, तो 3t और ये 3 प्लस 2 5, 3t प्लस 5x आपके पास आएगा। क्लियर है, चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या आएगा। चलिए देखिए यहां पर हमारे पास
साइन कहीं गलत हो रहा है तो इसको एक बार चेक कर लें। यहां पर देखो पी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू -1 था, तो एक्चुअल में ये -3 और ये -6 होगा। इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जरा ध्यान देना। देखो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपके पास पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है। अब देखो ध्यान रखना, b1 हमने 10 पुट किया है, तो b1 को जब 10 पुट करेंगे तो पी स्क्वायर को -3 पुट करेंगे, तो यहां पर ये आ जाएगा -3t। और यहां पर अगर मैं यहां पर अगर मैं -3 रखूंगा तो देखो -3 + 2 -1 बचेगा, यानी कि -x बचेगा। प्लस आगे बढ़ते हैं। अब b2 कितना है, देखो b2 है आपका -6, तो यहां पर मैं रखूंगा, देखिए यहां पर -6 आ जाएगा, -6 और e की पावर में। अब यहां पर पी स्क्वायर देखो जरा, जब आप b2 को -6 रखेंगे तो पी स्क्वायर को भी -6 रखेंगे, तो पी स्क्वायर को जब आप यहां पर -6 रखेंगे तो -6t और माइनस यहां पर -6 + 2 -4x बचेगा। और यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको और थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इस तरह से, ux, t इज इक्वल टू 10 e की पावर में माइनस कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x + 3t -6, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, -2, तो e की पावर में -2 कॉमन ले लो, तो ये 2x + 3t बचेगा। भाई यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर भी है। दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो मेरे ख्याल से अब आपको यहां पर देखो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। तो याद रखना, अगर आपके सॉल्यूशन में एक ही टर्म है और जो बाउंड्री कंडीशन है उसमें 2 टर्म है, तो आपको मोस्ट जनरल सॉल्यूशन को एज्यूम करना ही पड़ेगा। दूसरा, अगर आपके पास सॉल्यूशन में एक टर्म है लेकिन आपको बाउंड्री कंडीशन एक से ज्यादा दे रखी है, 2 दे रखी है, 3 दे रखी है, तो वहां पर भी जनरली आपको मोस्ट जनरल सॉल्यूशन को एज्यूम करना पड़ेगा। तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर आपको मोस्ट जनरल सॉल्यूशन एज्यूम करना है और कहां पर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मोस्ट जनरल सॉल्यूशन को एज्यूम नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने मोस्ट जनरल सॉल्यूशन को एज्यूम किया है। अब अगला क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ वेरिएबल। हम इसको मेथड ऑफ वेरिएशन, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सॉल्व बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ये आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। और यहां पर आप देख सकते हैं आपको 3 बाउंड्री कंडीशन गिवन है, 1 2 3, इन तीनों को अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी कि यहां पर भी आपको मोस्ट जनरल सॉल्यूशन लेना ही पड़ेगा। देखिए del z अपॉन del x प्लस del 2z अपॉन del y स्क्वायर, del 2z अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू में 0। ये हमारे पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो del z अपॉन del x, del 2z अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा वो आप अच्छे से जानते हैं। हम यहां पर सॉल्यूशन एज्यूम कर लेंगे, लेट। देखिए यहां पर जरा ध्यान देना, z डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये फंक्शन है 2 वेरिएबल का, x और y का। तो आपका जो सॉल्यूशन जो आप एज्यूम करेंगे उसमें याद रखना z इक्वल टू, z इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू कैपिटल XY लिखें। यहां पर जो कैपिटल X है वो स्मॉल x का फंक्शन है और कैपिटल Y स्मॉल y का फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से, इक्वेशन 1 एंड 2 की हेल्प से आपको del z अपॉन del x निकालना है। सॉरी, इक्वेशन 2 की हेल्प से आपको del z अपॉन del x निकालना है, del 2z अपॉन del y स्क्वायर निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं del z अपॉन del x। del z अपॉन del x मतलब आपको इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो जब आप विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो y तो होगा कांस्टेंट और x का हो जाएगा dx अपॉन dx, जिसको आप लिख सकते हैं y x डैश। आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है del z अपॉन del y। देखो del z अपॉन del y, यानी कि इस बार y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो x तो हो गया कांस्टेंट और y का हो जाएगा dy अपॉन dy, जिसको आप लिख सकते हैं एक्स वाई डैश। एक बार और करना है del 2z अपॉन del y स्क्वायर, इसका मतलब इसी का एक बार और कर देंगे। तो जब आप एक बार और करेंगे तो ये d2y अपॉन dy स्क्वायर आ जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं एक्स वाई डबल डैश।
बोलो बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब इन सभी वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। नाउ पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुट these values in equation number 1। तो इनको 1 में पुट करेंगे, देखिए आपको क्या मिलेगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जगह आपको पुट करना है वाई एक्स डैश प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर की जगह पुट करना है एक्स वाई डबल डैश और इक्वल टू में 0। नेक्स्ट स्टेप आप अच्छे से जानते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे सॉल्यूशन से, तो डिवाइड बाई एक्स वाई। जब आप इसको सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, वाई एक्स डैश अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स वाई डबल डैश अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहां पर क्या क्या कैंसिल हो गया, यहां पर देखिए आपका y से y कैंसिल होगा और x से x कैंसिल होगा, जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास बचा x डैश अपॉन x प्लस y डबल डैश अपॉन y इज इक्वल टू 0। अब वेरिएबल को सेपरेट करें तो y को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो x डैश अपॉन x इज इक्वल टू माइनस में y डबल डैश अपॉन y और इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान दीजिए, अब ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको एज्यूम करना है किसके इक्वल। अब यहां पर देखिए फिर से वही है, आप माइनस पी स्क्वायर भी मान सकते हैं, प्लस पी स्क्वायर भी मान सकते हैं, के भी मान सकते हैं, है ना। अभी मैंने आपको पी स्क्वायर पुट कराया था, देखो पी कहीं आएगा नहीं। अगर आप देखिए, अगर आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं है, तब तो आपका सॉल्यूशन जो है वो पी स्क्वायर के माइनस पी स्क्वायर को के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसा आप मानेंगे वैसा आपका आंसर आएगा। लेकिन जब आपको बाउंड्री कंडीशन दे रखी हो, तो उस केस में आप चाहे माइनस पी स्क्वायर माने या प्लस पी स्क्वायर माने या के माने, आपका फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर सेम आएगा, कुछ भी माने आप, है ना। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, यहां पर क्या एज्यूम करना चाहिए। यहां पर आप माइनस पी स्क्वायर भी ले सकते हैं, प्लस पी स्क्वायर भी ले सकते हैं, के भी ले सकते हैं, लेकिन आसान क्या पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए इस केस में क्योंकि साइन भी आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा है, यहां पर पाई भी दे रखा है, तो सीधी सी बात है, हमें यहां पर कुछ ऐसा एज्यूम करना चाहिए कि हमारा जो सॉल्यूशन हो जिसमें साइन कॉस आ जाए। देखिए सॉल्यूशन में साइन कॉस कब आएगा, सॉल्यूशन में साइन कॉस तब आएगा जब हमारे इमेजिनरी रूट्स आएंगे, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स के केस में जब आप CF लिखते हैं तो वहां पर साइन कॉस आता है। तो यहां पर मैं कुछ ऐसा एज्यूम करता हूं जिससे साइन कॉस आ जाए। तो यहां साइन कॉस दो केस में आ सकता है, या तो प्लस पी स्क्वायर मान लो इसको, या के मान लो, दोनों ही केस में आ जाएगा। कैसे पता चला कि दोनों केस में साइन कॉस आएगा, देखो जब आप इस टर्म के साथ इस टर्म को लेंगे तो यहां माइनस है और यहां प्लस है ना, तो एक माइनस है एक प्लस है, जब दोनों को एक तरफ लाओगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो आप खुद ही सोचिए, अगर मान लो डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आ गया, तो मैं जब इस पी स्क्वायर को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का पी स्क्वायर, तो यहां से जब डी निकालूंगा तो ये प्लस माइनस आयोटा का पी आएगा, इमेजिनरी आ गया। यानी कि इमेजिनरी रूट्स तभी आ सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, दोनों का साइन क्या हो, सेम हो। और दोनों का साइन सेम तभी हो सकता है जब स्टार्टिंग में दोनों का साइन अपोजिट हो। तो आप यहां पर या तो के या पी स्क्वायर पुट करिए। अगर आप यहां पर माइनस पी स्क्वायर पुट करते हैं तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि होगा नहीं, होगा तब भी, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको पी स्क्वायर ही एज्यूम कर लिया यहां पर से। अब इसका सॉल्यूशन आगे करते हैं। देखिए ना, तो यहां पर एक बार मैं इन दोनों को लूंगा और एक बार मैं इन दोनों को लूंगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो x डैश अपॉन x इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है ना। चल यहां पर ये पी स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है आप जानते हैं, यहां से CF निकालना है ना। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए निकालते हैं, क्या आ जाएगा, x डैश इज इक्वल टू पी स्क्वायर x, लेफ्ट में ले आओ, x डैश माइनस पी स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। x डैश को लिख देंगे dx माइनस पी स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन आ जाएगा तो d माइनस पी स्क्वायर और x आ गया कॉमन इक्वल टू में 0। अब यहां से लिखेंगे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ये हो जाएगा d माइनस पी स्क्वायर
डी माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू में 0, डी स्क्वायर नहीं है, डी है यहाँ पर, है ना, तो डी माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू में 0, तो यहां से डी की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, इसका सी एफ लिखूंगा, पी आई लिखूंगा, है ना, क्या लिखेंगे यहां पर, सी एफ। देखिए सी एफ कितना है, सी एफ अगर यहां पर आप इसका लिखेंगे तो C1 e की पावर में पी स्क्वायर एक्स आ जाएगा, पी आई 0 बनेगा। पी आई 0 क्यों बनेगा, क्योंकि अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है, 0 है। तो यहां से अब हमारे पास क्या आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी कि x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, कैपिटल X इज इक्वल टू C1 e की पावर में पी स्क्वायर एक्स। अब देखो यहां पर अगर कुछ स्टूडेंट, हो सकता है कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी करें, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन से आप करना चाहें तो देखो डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। चलिए एक बार और बताता हूं कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन से कैसे होता है। x डैश अपॉन x इक्वल टू में पी स्क्वायर, है ना, तो इसमें आप क्या करेंगे, x डैश की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे dx अपॉन स्मॉल dx, और ये नीचे वाला x को ऐसे ही लिख देंगे बाहर 1 अपॉन x इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये स्मॉल dx को तो उधर ले जाना है और कैपिटल dx के नीचे कैपिटल x रखेंगे, तो कैपिटल dx अपॉन x इज इक्वल टू, और यहां पर ये उधर चला जाएगा पी स्क्वायर dx। अब इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा log x, क्या आएगा log x, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पी स्क्वायर एक्स आएगा, प्लस में अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा, तो उसको मैं लिख देता हूं log c1, क्या लिख देता हूं log c1। अब ये भी log, तो इसको भी log में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको log में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिए कैसे करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं log e की पावर में पी स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसको log में बदलना है। अगर आप चाहते हैं कि ये x है और इसको आपको log में लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log e की पावर में x, क्यों, क्योंकि x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बनेगा log e, और log e होता है 1, तो x ही बचेगा, यानी कि इसको आप e की पावर में लिख सकते हैं। अब यहाँ log से log खत्म हो गया तो x इक्वल टू e की पावर में पी स्क्वायर एक्स बचा। अच्छा यहाँ पर एक मिनट, हाँ यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया प्लस log c1 भी तो था, log c1, तो यहाँ पर पहले तो log m प्लस log n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये बनेगा log x इज इक्वल टू log e की पावर में पी स्क्वायर एक्स इंटू c1, log से log खत्म हो जाएगा और x बचेगा c1 e की पावर में पी स्क्वायर एक्स। तो आप देख सकते हैं वही तो यहाँ भी आ रहा है। तो अगर आपको ये मेथड आसान लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और ये मेथड तो सबको ही आसान लगेगा, क्यों, क्योंकि आपको CF निकालने की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है, और यहाँ पर CF निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही रूट आता है। कितना रूट आता है, एक ही रूट आता है। जब एक ही रूट आता है तो CF निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होगा तो उस केस में आपके पास दो तरीके होते हैं CF को निकालने के, एक ये डायरेक्ट तरीका और एक ये तरीका, है ना, दोनों में से किसी का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है तब आपके पास एक ही तरीका है, CF से निकालना ही पड़ेगा, तब आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। चलिए तो x तो आ गया हमारे पास, अब दूसरा पेयर लेते हैं। दूसरा पेयर है माइनस में y डबल डैश अपॉन y, माइनस में y डबल डैश अपॉन में y इज इक्वल टू पी स्क्वायर। y को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का y डबल डैश इज इक्वल टू पी स्क्वायर y आएगा। ठीक है, अब मैं इसको एक काम करता हूं, माइनस वाले साइन को भी उधर ले जाते हैं, तो देखिए यहां पर ये क्या बनेगा, y डबल डैश प्लस पी स्क्वायर y। कैसे बना, देखो इस माइनस इस y डबल डैश को आप ऐसा समझो कि उधर ले गए, है ना, तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करें, अब y डबल डैश की वैल्यू पुट करें, क्या होगा डी स्क्वायर y प्लस पी स्क्वायर y। देखो इस बार डी स्क्वायर आएगा, याद रखना, क्योंकि y डबल डैश है। y डबल डैश का मतलब क्या है, y डबल डैश का मतलब है d2y अपॉन dy स्क्वायर, यही तो मतलब है। तो यहां पर एक्चुअल में ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई। तो यहां पर मैंने डी स्क्वायर वाई लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, देखो अब यहां पर आपको समझ में आएगा कि मैंने यहां पी स्क्वायर क्यों माना था। देखिए यहां से y को कॉमन लिया तो डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब यहां से मैं लिखूंगा इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन
तो ऑक्सिलरी इक्वेशन देखिए क्या आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी यहां से आ जाएगी डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू में 0, और यहां से अगर मैं डी की वैल्यू निकालूं तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर, यानी कि डी इज इक्वल टू अंडर रूट में माइनस का पी स्क्वायर, तो यहां से डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा पी, प्लस माइनस आयोटा इमेजनरी, जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे 0 प्लस माइनस आयोटा पी, यानी कि यहां पर आपके पास जो रूट्स आ गए वो कैसे रूट्स आ गए, इमेजिनरी रूट्स आ गए, कॉम्प्लेक्स रूट आ गए, तो आपको सीएफ कॉम्प्लेक्स रूट्स के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए यहां पर सीएफ कितना बनेगा, सीएफ का फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स रूट के केस में क्या बनता है, मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार फॉर्मूला, ई की पावर में अल्फा, यहां पर y चल रहा है ना तो y की फॉर्म में लिख दो, ई की पावर में अल्फा y ब्रैकेट में cos बीटा y प्लस साइन बीटा y, ये होता है फॉर्मूला सीएफ का इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट, है ना, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको रिवाइज किया था और मैथमेटिक्स 2 में आप इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए, अब यहां पर अगर मैं वैल्यू को पुट करूं तो सीएफ कितना बनेगा, देखिए अल्फा कितना है, अल्फा तो 0 है, तो ई की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये तो टर्म खत्म हो जाएगी, 1 बन जाएगा इसका, तो सीएफ इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर एक चीज छूट गई, कांस्टेंट तो लिखे नहीं, है ना, देखो C1 तो हमारा पहले आ चुका था, यहां पर आएगा C2 cos बीटा y, cos बीटा y प्लस C3 sin बीटा y, तो ये आ जाएगा C2 cos, अब यहां पर बीटा की जगह क्या लेना p, cos px प्लस C3 sin px, ये हमारा यहां से CF आया, PI अगेन 0 आएगा, तो यहां से आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए C2 cos px प्लस C3 cos px नहीं py, यहां पर py है, cos py प्लस C3 sin py, है ना, तो ये cos py C2 cos py प्लस C3 sin py, ये मेरे पास y है। अब y भी आ चुका, x भी आ चुका, y और x दोनों आ गए, अब क्या करेंगे, अब हमें इन दोनों को पुट कर देना इक्वेशन नंबर 2 में। नाउ पुट कैपिटल X एंड कैपिटल Y इन इक्वेशन नंबर 2, तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, देखिए ये है z x, y इक्वल टू xy, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए कितना आएगा, z x, y इज इक्वल टू कैपिटल X की वैल्यू कितनी है, देखो कैपिटल X है हमारा यहां पर C1 e की पावर में p स्क्वायर x, C1 e की पावर में p स्क्वायर x, C1 e की पावर में p स्क्वायर x इंटू C2 cos py, C2 cos py प्लस C3 sin py। अब अच्छा यहां पर एक चीज और देखो, अगर मान लेते हैं, अगर मैंने यहां पर इसको माइनस प्लस पी स्क्वायर लिया, अगर मैं माइनस पी स्क्वायर लेता तो देखो क्या होता, अगर आप माइनस पी स्क्वायर, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें प्रॉब्लम आती अगर ये माइनस होता तो इधर आके प्लस हो जाता, यानी कि दोनों साइन अपोजिट होते, यह आता डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, यहां पर डी की वैल्यू प्लस माइनस पी आती, आयोटा नहीं आता, यानी कि रियल रूट आते, तो आपका जो आंसर है वो आता C2 e की पावर में py प्लस C2 e की पावर में माइनस py। तो इसमें दिक्कत क्या आती, इसमें दिक्कत ये आती, बाउंड्री कंडीशन जब आप अप्लाई करते तो बाउंड्री कंडीशन में क्योंकि आपको साइन भी दिया है और पाई भी दिया है, तो वहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाती, क्यों, क्योंकि जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है वो पाई और साइन के टर्म में गिवन है, तो इसलिए हमें यहां पर ऐसा कुछ मानना था कि हमारा साइन कॉस आ जाए, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहां पर इसको पी स्क्वायर माना, पी स्क्वायर मानने से क्या हो गया, हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट आ गया और हमें जो सॉल्यूशन मिला है उसमें कॉस साइन आ गया, इतना अंतर है। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ेगा आपको, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, है ना, बाकी अगर आप इसको माइनस पी स्क्वायर मान लेते तब भी आपका हो जाता, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। चलिए अब यहां पर क्या करें, क्या यहां पर हम अपने
मोस्ट जनरल सॉल्यूशन को मान ले या डायरेक्ट बाउंड्री कंडीशन लगा दे। देखिए आपको यहां पर बाउंड्री कंडीशन दी है 3, 1 2 3, है ना। अगर आप स्टार्टिंग में ही मोस्ट जनरल सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे तो तब भी हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में मोस्ट जनरल सॉल्यूशन हम एज्यूम नहीं कर रहे हैं क्योंकि 3 बाउंड्री कंडीशन आपको दी है। तो पहले एक काम करेंगे, कुछ बाउंड्री कंडीशंस को हम अप्लाई कर लेंगे। पहली 2 बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई कर लेते हैं, जब थर्ड अप्लाई करेंगे तो हम मोस्ट जनरल सॉल्यूशन को एज्यूम कर लेंगे। मतलब पहले क्या करते हैं, इन दोनों को यूज करके 1-2 कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 3 बाउंड्री कंडीशन है। पहली है z(x, 0 = 0। तो पहले मैं एक काम करता हूं, यहां पर बाउंड्री कंडीशन लिख लेता हूं, नहीं तो बार बार पीछे देखना पड़ेगा। तो गिवन बाउंड्री कंडीशन है ना, गिवन बाउंड्री कंडीशंस। तो मैं यहां पर गिवन बाउंड्री कंडीशंस को लिखने जा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो गिवन बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या है जरा ध्यान दीजिए। पहली बाउंड्री कंडीशन है u(x, 0 = 0। यही है पहली बाउंड्री कंडीशन, u(x, 0, u नहीं, यहां पर z है, z(x, 0 = 0 और x, π भी 0। तो यहां पर z है, z(x, 0 = 0 और z दूसरा क्या था, x, 0 = 0 और z x π था शायद, x π = 0, x π = 0 और एक और है z 0, y = 4 sin 3y, 0, y = 4 sin 3y। ये 3 बाउंड्री कंडीशन हमें गिवन है। हम क्या करेंगे, पहले इसको लगाएंगे, फिर इसको लगाएंगे, फिर इसको लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस। अब यहां पर मैं बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना। देखिए पहली बाउंड्री कंडीशन है मेरी z(x, 0, z(x, 0। तो क्या करना होगा, इस बाउंड्री कंडीशन को लगाने के लिए आपको यहां पर y को 0 पुट करना होगा। अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, है ना। तो यहां पर क्या करते हैं, पुट y = 0, पुट y = 0। तो जब आप y = 0 पुट करेंगे, अब जरा यहां पर ध्यान देना क्या आएगा हमारे पास। मैं एक काम करता हूं, इन बाउंड्री कंडीशन को इक्वेशंस का नाम दे देते हैं, है ना। तो इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है, ये मान लेते हैं सेकंड बाउंड्री कंडीशन है और ये मान लेते हैं थर्ड बाउंड्री कंडीशन है। तो अप्लाई बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट। तो यहां पर मैं फर्स्ट अप्लाई कर रहा हूं। तो फर्स्ट में y की वैल्यू 0 है, मैं क्या करूंगा, y को 0 पुट कर दूंगा। देखिए कितना आएगा, तो यहां पर मेरा आएगा z(x, 0, x, 0, यानी कि y की जगह पर 0 पुट करना है, y के प्लेस पर क्या करना है, 0 पुट। तो जहां जहां y है वहां 0 पुट करो। c1 e p²x ब्रैकेट में। अब यहां पर जरा ध्यान देना, y को 0 पुट करना है, y को 0 पुट करना है। देखो y इसमें भी है, y इसमें भी है। तो देखो तो साइन 0 बन जाएगा, ये पूरा तो 0 बन गया, ये cos 0 बनेगा 1, यानी कि यहाँ c2 बचेगा और बाहर वाला बचेगा, यानी कि अंदर से केवल आपको c2 मिलेगा। क्या मिलेगा, c2। तो c1 e p² c2 और z(x, 0 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये 0 = c1 c2 e p²x, ये आ गए। अब यहां पर जरा ध्यान दो आप, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, समझिए जरा ध्यान से इसको। c1 c2 e p² = 0। देखो यहां पर 3, एक तरह से आप मान सकते हैं 3 नंबर है, c1 c2 और e p²x, और तीनों का प्रोडक्ट 0 है। तो एक बात तो समझ में आती है कि अगर 3 क्वांटिटी की प्रोडक्ट 0 आ रही है तो इसका मतलब 3 में से कोई ना कोई तो 0 होगा भाई, या तो c1 0 होगा या c2 0 होगा या ये 0 होगा, तभी तो 0 आएगा आंसर। यानी कि 3 में से कम एक तो 0 है। अब कौन 0 है, क्या c1 0 है? देखो क्या c1 0 हो सकता है? आप सोच के देखिए, c1 0 नहीं हो सकता है, बताइए क्यों? c1 कभी भी 0 नहीं हो सकता। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर c1 0 हो गया तो हमारा तो आंसर ही 0 आ जाएगा, मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पर 0 रख के देखो, पूरा 0 हो गया, इसका मतलब c1 0 नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक टर्म आपको साफ साफ दिखाई दे रही है जो 0 नहीं हो सकती, ये 0 क्यों नहीं हो सकती? देखिए e की पावर में p² x लिखा है,
ये जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए ई की पावर में अगर कुछ लिखा है तो ये क्वांटिटी जीरो तभी हो सकती है जब ई की पावर में माइनस इन्फिनिटी आ जाए, और सीधी सी बात है हम इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी जीरो नहीं हो सकता कभी। तो फिर जीरो होगा कौन भाई? ये जीरो हो नहीं सकता, ये जीरो हो नहीं सकता, तो अब बचा एक ही ऑप्शन। इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट C2 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि C2 ही हमारा क्या है? जीरो है। तो अब आप क्या करेंगे? इस C2 को कहां पुट कर देंगे? इस C2 को आप पुट कर देंगे, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन है हमारी? ये 3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप क्या करो? C2 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। तो पुट C2 इन इक्वेशन नंबर 3, पुट C2 इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर 3। इससे क्या फायदा होगा? देखो हमने पहली बाउंड्री कंडीशन को लगा के एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली और उसकी वैल्यू जीरो आ रही है, तो अब हमारे पास सॉल्यूशन आसान हो गया ना। तो जब आप C2 को यहां पर जीरो पुट करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या आएगा? जेड एक्स वाई इक्वल टू जेड एक्स कॉमा वाई इक्वल टू C1 e की पावर में p स्क्वायर एक्स, C1 e की पावर में p स्क्वायर एक्स, और यहां से C2 जीरो है तो देखो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, बचेगा C3 साइन पी वाई। तो इनटू में C3 साइन पी वाई। इसको और थोड़ा सा सही करके लिखें तो जेड एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू C1 C3 e की पावर में p स्क्वायर एक्स और साइन पी वाई। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नया सॉल्यूशन ये आ गया। देखो छोटा, ये जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा छोटा हो गया, पहले से हो गया ना। अब हम इसमें लगाते हैं बाउंड्री कंडीशन सेकंड। नाउ अप्लाई बाउंड्री कंडीशन सेकंड। अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन सेकंड। अब देखिए सेकंड बाउंड्री कंडीशन जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान देना। ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन, यानी कि आपको क्या करना, y की जगह पर पाई पुट करना है। तो पुट y इक्वल टू पाई, किसमें? इसमें। तो चलिए पुट कर देते हैं, देखिए कितना आएगा। जेड एक्स कॉमा पाई इज इक्वल टू C1 C3 e की पावर में p स्क्वायर एक्स और साइन p इंटू पाई। अब यहां पर फिर से वही चीज हमें देखनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू कितनी है? जीरो। इसकी वैल्यू कितनी है? जीरो। इसका मतलब इसकी वैल्यू जब जीरो पुट कर देंगे तो C1 C3 e की पावर में p स्क्वायर एक्स साइन p पाई की वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है? जीरो है भाई। जब y की देखिए साइन जेड एक्स कॉमा पाई कितना है? जीरो है। जेड एक्स कॉमा पाई जीरो है, ये आ गया हमारे पास। अब फिर से हम वही हमें सोचना पड़ेगा कि कौन जीरो होगा कौन जीरो नहीं होगा। अगेन आप देखो यहां पर कितनी क्वांटिटी है? 1 2 3 4। अब इन 4 क्वांटिटी में से कुछ ना कुछ तो जीरो होगा, तभी तो इनका चारों का प्रोडक्ट जीरो हुआ है। अब यहां पर देखो कौन कौन जीरो नहीं हो सकते। देखो C1 जीरो नहीं हो सकता, C1 नॉट इक्वल टू जीरो। C3 भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर C1 C3 जीरो हो गया तो पूरा जीरो हो जाएगा, है ना। तो C1 जीरो नहीं हो सकता, C3 जीरो नहीं हो सकता, यानी कि ये जीरो नहीं हो सकता। देखिए ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, और ये भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी में ही जीरो होगा। तो e की पावर में p स्क्वायर एक्स भी जीरो नहीं हो सकता। तो एक बात बताओ बचा कौन? दिस इंप्लाइज दैट साइन पी वाई जो होगा यही हमारा क्या होगा? जीरो होगा। बोल बात समझ में आ रही है ना? साइन पी वाई को ही जीरो होना पड़ेगा, बाकी और कोई जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां सब जीरो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पर ये जीरो है। अब एक बात, साइन की वैल्यू जीरो कब होती है? साइन की वैल्यू जीरो तब होती है, देखिए साइन थीटा जीरो कब होता है? साइन थीटा जीरो तब होता है जब थीटा की वैल्यू n पाई हो, क्योंकि आप जानते हैं साइन जो है 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई सब पे जीरो होता है, -1 पाई पे भी -2 पाई पे भी। इसका मतलब साइन जो है वो n पाई पे जीरो होता है, तो इसका मतलब ये हुआ पी वाई की वैल्यू n पाई होगी, है ना। पी वाई की वैल्यू, एक मिनट, साइन थीटा हमारा जीरो है तो साइन साइन पी वाई कितना था हमारे पास? ये सॉरी साइन पी पाई था, ये वही तो मैं कह, यहां गलत हो गया। साइन क्या था? पी पाई। तो साइन पी पाई की वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई।
इसका मतलब p इंटू पाई जो होगा वो n पाई के इक्वल होगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो p की वैल्यू कितनी आ गई, n आ गई। तो यहां से हमने p को कैलकुलेट कर लिया, p की वैल्यू आ रही है n। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 4 में, तो पुट, तो यहां पर आप क्या करेंगे, पुट p इक्वल टू n इन इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको यहां से मिलेगा z x कॉमा वाई इज इक्वल टू C1 C3 e की पावर में, देखो p की वैल्यू n है तो e की पावर में n स्क्वायर एक्स साइन एन वाई, ये आ जाएगा। और इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 देखो, दो बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद हमारे पास ये जो सॉल्यूशन आया है, ये सॉल्यूशन हमारे पास आया है दो बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने के बाद। अब आगे चलते हैं और आगे चल के हम देखते हैं कि अब हमें और क्या करना है। देखिए एक बाउंड्री कंडीशन हमारे पास और बची है, ये z 0, y इक्वल टू 4 sin 3y, 4 sin 3y। अब देखो इस बाउंड्री कंडीशन को हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, इसका मतलब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू क्या है, 0 है। को 0 पुट कर भी देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, C1 C3 और sin ny आ जाएगा। क्या आ जाएगा, C1 C3 और sin ny, और हमें इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 sin 3y, 4 sin। अब यहां पर आपके पास दो ऑप्शन है, आप इसका मोस्ट जनरल सॉल्यूशन को एज्यूम कर ले या इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे, अब यहां पर जरा ध्यान दें, अगर मैं यहां पर अब थर्ड बाउंड्री कंडीशन को लगाता हूं, थर्ड बाउंड्री कंडीशन को, देखिए थर्ड बाउंड्री कंडीशन, ध्यान देंगे यहां पर, तो हमारी जो थर्ड बाउंड्री कंडीशन है वो ये है, यानी कि x की जगह 0 पुट कर देंगे, x की जगह 0 पुट कर देंगे तो 4 sin 3y मिलेगा, 4 sin 3y। आई अप्लाई करते हैं, नाउ अप्लाई थर्ड बाउंड्री कंडीशन। अब थर्ड वाली बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं, थर्ड बाउंड्री कंडीशन। देखिए जरा यहां से क्या मिलेगा, आप जरा ध्यान दें। थर्ड बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने का मतलब है कि आपको x की जगह 0 पुट करना है, x की जगह क्या पुट करना है, 0। नाउ पुट x इक्वल टू 0, x की जगह 0। अब आगे चलते हैं, देखिए x की जगह जब आप 0 पुट करेंगे तो यहां पर C1 C3 और e की पावर में 0 आ जाएगा, मतलब वो 1 बन जाएगा। तो C1 C3 z 0, y इज इक्वल टू C1 C3 e की पावर में 0 बनेगा और sin ny आ जाएगा, sin ny, ठीक है। और 0, y की वैल्यू कितनी है, बाउंड्री कंडीशन से देखो 4 sin 3y है, 4 sin 3y इज इक्वल टू C1 C3, ये e की पावर 0 1 बन गया, sin ny। अब यहां पर जरा कंपैरिजन करो, वेयर अब देखो यहां से अगर आप ध्यान दें तो C1 C3 कितना आ रहा है, C1 C3 आ रहा है आपके पास 4 और n की वैल्यू आ रही है आपके पास 3, n की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, n की वैल्यू 3 आ गई। अब आपको क्या करना है, C1 C3 की वैल्यू और n की वैल्यू को जो आपका लास्ट वाला आंसर आ रहा था इसमें पुट कर देना है। तो C1 C3 आपके पास है, C1 C3 आपके पास है 4, है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा zx, y इज इक्वल टू C1 C3 कितना है, 4 e की पावर में n स्क्वायर, 4 e की पावर में n स्क्वायर, n कितना है 3, तो n स्क्वायर मतलब 9x साइन, और साइन क्या था, ny मतलब साइन 3y, ये आएगा है ना। 4e की पावर में 9x, 4e की पावर में 9x और साइन 3y, बात समझ में आ गई। यानी कि ये आपका क्या आ गया, फाइनल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। यही तो आपको फाइंड करना था। अब यहां पर इसको एक और तरीका भी था, देखिए जब आपने पहली दो बाउंड्री कंडीशन लगा दी तो जब आप थर्ड बाउंड्री कंडीशन लगाने जा रहे थे तो आप यहां पर मोस्ट जनरल सॉल्यूशन भी इसका एज्यूम कर सकते थे।
वहां से भी आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहां पर हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन आ रहा था उसमें कितनी टर्म है, एक ही टर्म है, और जो हमारी थर्ड बाउंड्री कंडीशन थी इसमें भी एक ही टर्म है, तो इसलिए हमने यहां पर क्या करा, डायरेक्ट कर दिया। बात समझ में आ गई। और अगर ऐसा होता कि दो टर्म होती तो फिर हम डायरेक्ट नहीं करते, फिर हम प्रॉपर तरीके से मोस्ट जनरल सॉल्यूशन मान के ही करते। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कब आपको मोस्ट जनरल सॉल्यूशन को एज्यूम करना है और कब आपको मोस्ट जनरल सॉल्यूशन को एज्यूम नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए, तीनों आपको मैंने मतलब स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन में मैंने के एज्यूम किया, बाकी दोनों में पी स्क्वायर एज्यूम किया। लेक्चर नंबर 1 में जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे वहां पर दोनों में मैंने माइनस पी स्क्वायर को एज्यूम किया। तो वैसे आप किसी को कहीं पर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा बस बाउंड्री कंडीशन पे ध्यान रखना। जैसे इस बाउंड्री कंडीशन में इस केस में साइन के टर्म्स में दिया था, यहां पर y की वैल्यू पाई दी थी, तो इसमें थोड़ा सोचना कि अगर हम ऐसी कुछ वैल्यू पुट कर दे तीनों में से, मान लो आपने k पुट कर रहे हैं और वहां पर k पुट करने के बाद आपका जो CF है उसमें साइन और कॉस आ रहे हैं, तो वो आसान हो जाएगा। तो आप इस थर्ड वाले क्वेश्चन में पी स्क्वायर भी पुट कर सकते थे, के भी पुट कर सकते थे, लेकिन अगर आप माइनस पी स्क्वायर पुट करते तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी बड़ी हो जाती। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको करा दिए और यहां पर 3 से 4 क्वेश्चन आपको डीपीपी में दिए हैं। अगर देखिए 3 क्वेश्चन यहां पर हमने किए, अभी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन यहां पर भी है जैसे मैंने आपको कराया। देखो पहला क्वेश्चन हमारा वैसा ही है जैसा हमारा आज वाला पहला क्वेश्चन था, एक ही टर्म दी है। देखो बाउंड्री कंडीशन में एक ही टर्म दी है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर इसका यहां पर लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने आज सेकंड क्वेश्चन किया, इसमें 2 टर्म है, वहां पर भी 2 टर्म थी, है ना। तो बहुत ही आसानी के साथ आप इसको भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज। थर्ड क्वेश्चन भी अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की और बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, और यहां पर आपको 2 बाउंड्री कंडीशन दी है, एक एक टर्म की ही बाउंड्री कंडीशन है, इसको भी आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखो u(x(x), इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहां पर u(x(x), मतलब यहां पर u का पार्शियल डेरिवेटिव 2 बार हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। uy का मतलब है देखिए ये, और uy का मतलब है डेल u ओवर डेल y। तो आप थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि u(x(x) क्या है, ये नोटेशन है पार्शियल डेरिवेटिव की जो हम पहले भी कई बार यूज कर चुके हैं। u(x(x), uy, तो u(x(x) रिप्रेजेंट करता है डेल टू u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को और uy रिप्रेजेंट करता है डेल u अपॉन डेल y को। और बाकी यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस आपको दी हैं, इन बाउंड्री कंडीशंस को आप अप्लाई करेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व आसानी से कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, है ना। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट मुझे नहीं लगता कि आपको आएगा। अगर आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और पहले लेक्चर के 2 क्वेश्चन समझ में आए हैं तो इन चारों क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।